नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भूख से तड़पती जिंदगी, जिम्मेदार कौन? जी हां, देश भर में फैली महामारी ने लोगों की जिंदगी न सिर्फ पटरी से उतार दी बल्कि कईयों की भूखमरी पर लाकर खड़ा कर दिया। न जाने कितने ही लोगों की नौकरी चली गई, कितनों ही घरों में कई दिनों से चूल्हे नहीं जले। ऐसे में कई लोग मसीहा बनकर सामने भी आए। हालांकि कुछ लोग आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। अलीगढ़ से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई जहां आज भी मौजूदा हालात दयनीय हैं। जरूरतमंदों तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा है, जो सरकार के सारे बड़े बड़े दावे को फेल करता दिखाई दे रहा है। दरअसल अलीगढ़ में लॉकडाउन में नौकरी जाने की वजह से एक परिवार को 10 दिनों तक अन्न नसीब नहीं हुआ, जिससे 5 बच्चों के साथ ही एक महिला की हालत गंभीर हो गई। वहीं बुलंदशहर में सिंचाई विभाग का एक ठेकेदार आपदा में अवसर की तलाश कर रहा है। यही वजह है कि उसने 16 परिवारों को अब तक इनकी मजदूरी तक नहीं दी, जिससे 16 परिवार के लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। बता दें कि ये 16 परिवार मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो यहाँ पर मजदूरी का काम करता है, लेकिन ठेकेदार की मनमानी की वजह से आज इनके बच्चे न सिर्फ भूख से तड़प रहे हैं बल्कि ये परिवार न्याय के लिए अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि आखिर भूख से तड़पती जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हालात बद से बदतर हैं। बीमार चल रहे थे और इनको हमने एडमिट करने के लिए भी कहा। 2 गाड़ी भी पहले मंगाई थी। ये लोग नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, खुद आने के और प्यासे रहते थे। लोग गाँव वाले पड़ोस वाले अच्छा पानी दे देते थे। उनका लड़का बताते हैं वो पीता नशा वशा करता है, वो पैसे अपने कर देता है। मामले की मेरी जानकारी में आते ही मैंने तत्काल इसकी पूरी जांच कराई। एसडीएम भी मौके पे हुआ है, बीडीओ को भेजा, मैंने डीएसओ को भेजा। तो गुड्डी, जिसकी उम्र 45 वर्ष, ये ग्राम नगला मंदिर की रहने वाली है। इसके 5 बच्चे, कुल 6 लोगों का परिवार है। इसके हस्बैंड विजेंद्र सिंह की डेथ हो चुकी है और इनका ये पक्के घर में रहते हैं। बड़ा बेटा इनका राजमिस्त्री का काम करता है और वही गांव का अर्निंग मेंबर है। तो वही घर का अर्निंग मेंबर था। तो ये सारे लोग जो है काफ़ी करीब 4-5 दिनों से बीमार थे। तो इनको जो जानकारी प्रथम दृष्टया जानकारी में आया, उसमें आया कि चूंकि बीमार थे इसलिए खाना बनाने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन हाँ, चूंकि इनकम इनकी का स्रोत बंद हो गया तो इनको खाने पीने की दिक्कत थी। अब इसमें हमारा पंचायती राज विभाग का शासनादेश है कि अगर कोई व्यक्ति गाँव में जिससे खाने पीने की समस्या है तो ग्राम प्रधान ग्राम निधि से उसको धनराशि उपलब्ध कराएगा। इन्होंने प्रधान से संपर्क किया था, कोटेदार से किया था, पर बताते हैं कि इन्होंने इनको खाने पीने की चीज उपलब्ध नहीं कराई। ये जांच का विषय, हमारे पास रिपोर्ट इसकी आ गई है। उनके विरुद्ध प्रधान सेक्रेटरी और जो कोटेदार है उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हैं। मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा तो उनसे बात करने पर पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया, उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, क्योंकि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल आया था एक व्यक्ति का। उन्होंने बोला भाई एक परिवार बहुत ही परेशान है, बहुत ही पीड़ित है, आप उसे देखिए। लगभग 11 बजे की बात है। हम तत्काल प्रभाव से लगभग 12:30-11 बजे करीब हॉस्पिटल में आए। देखा तो हमें ये देखा कि इन बच्चों की तो बहुत हालत ख़राब थी। फिर हमने अपना सर्वे कराया। सर्वे में ये पता चला कि वहाँ पे घर पे कोई इनके पे था नहीं। इसीलिए फिर दोबारा लौट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए। वहाँ देखा तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी। ना इनके पास राशन कार्ड था, ना आधार कार्ड था। बच्चे भूख से परेशान थे। माताजी ने बताया कि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। हम यहाँ काम पे आए थे तो यहाँ हमको कोई खर्ची पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण इसमें अभी तो आपको सब कुछ बताया ही है, कुछ भी नहीं है। घास फूस जो भी है हम बच्चों के लिए समझा रहे हैं। 6-7 दिन से भूखे पड़े हैं। 1-2 रोटी रखा था, अभी वो दिखाया, आपको बताया, बच्चों को खिला के। कुछ भी नहीं है हमारे पास। लखावटी गांव में ये बम्बा पे काम कर रहे थे। ठेकेदार ने 1 महीने से 500 करके 4 बार पैसा दिया है। थोड़ा तेज बताइए। 4 बार पैसा देने के बाद जब काम बंद किया तो खाना पीना सब कुछ राशन देना ही बंद कर दिया। पैसा हमारे लिए। अच्छा। हाँ, 8 दिन से भूखे हैं।
कल के तक के भोजन के लिए हमारे पास व्यवस्था थी एक मोबाइल, कल वो बेच दिया हमने। तो आटा ले आए थे, आज का खाने को कुछ नहीं है। कल की रोटी अभी कल सुबह की रोटी खिला रहे हैं शाम के बच्चों के लिए हम। आज लखावटी मिर्ज़ापुर में एक हमारे यहाँ गांव है, खुर्जा तहसील के अंतर्गत आता है। वहाँ पे कुछ मज़दूर हैं जो कि सिंचाई के लिए जो बम्बा है उसका पक्का करने का कार्य चल रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा। तो वो उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। जो वो लोग रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन उनको उनके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ लाया गया था कि उनसे वहाँ पे काम करे वो लोग, जिसके लिए उनका ऐसा कहना है, मज़दूरों का ये कहना है कि मज़दूरों को उनका भी मेहनताना मिला नहीं है, और जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही गरीबी व्यवस्था में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको खाने के भी पैसे नहीं हैं। जिसके लिए अभी मेरी बात हुई है एक्सीएन साहब से, रविंद्र कुमार चौधरी जी से बात हुई है। उन्होंने उसको ढूंढ भी लिया है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, जो नहीं दे पाया है इनको इनका मेहनताना। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद, कोरोना की महामारी के बाद आज जिस तरह से प्रदेश के लोगों की नौकरियां गई हैं और प्रदेश की जनता को खाने की समस्या आ रही है और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर गंभीर नहीं है, ये बहुत चिंता का विषय है। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ के अंदर कुछ लोग भूख से तड़प रहे थे और एक संस्था आगे आई, उसने आके उनको अस्पताल में एडमिट कराया। और जब उस महिला से पूछा गया, उसके परिवार से पूछा गया कि आप लोग अस्पताल में एडमिट हैं, आपको इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी हर शब्द में केवल यही था कि साहब हमें खाना मिल रहा है, हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है, पेट भर के हम खाना खा पा रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश की चलाई जा रही कागजों की स्कीमों का उन पर कोई इम्प्लीमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी नींद से जागिए। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो आज उत्तर प्रदेश की जनता के टच में हैं, उनसे पूछिए। अगर आपको लगता है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग का इससे नाम हो जाएगा तो कम से कम अपने राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं से बात करिए, उनसे पूछिए कि जनता कहाँ पर क्या परेशानी है, उसकी परेशानी को दूर करिए। देश और प्रदेश एक बड़ी महामारी से जुड़े, तमाम लोग अपना रोजगार खो चुके हैं, तमाम लोग बेरोजगारी की कगार पे हैं, तमाम लोग भुखमरी की कगार पे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ आंकड़े पेश करने का काम कर रही है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो सच्चाई है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार बेखबर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, कहते हैं कि तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो रही, तमाम सेवाएं हम देने का काम कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही है तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो लोग भुखमरी से कैसे मर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी भुखमरी से लोग मर जाते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या आलम होगा जहाँ तक मीडिया और तमाम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तमाम नहीं पहुँच पाती, तमाम लोगों की मदद नहीं पहुंच पाती, वहां का क्या आलम होगा? उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ आंकड़े पेश करने का काम कर रही, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बड़ी है, बहुत ही दर्दनाक है। आज लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनका रोजगार खोया हुआ है, तमाम सुविधाएं नहीं मिल पा रही, लोग भुखमरी की कगार पे आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ आंकड़े पेश करने का काम कर रही, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो सच्चाई है। तो सवाल यहाँ पर कई तरह के बरकरार हैं कि आखिर भूख से तड़पती जिंदगी का जिम्मेदार कौन है। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अश्विनी शाही जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और संजीव त्रिवेदी, सपा नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अश्विनी जी, आप ही से सवाल, तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद जो ये घटना सामने आई है, चाहे अलीगढ़ की हो या फिर बुलंदशहर की, जहां पर ठेकेदार मनमानी कर रहा है और मध्य प्रदेश से लाकर मजदूरों से मजदूरी करवाने के बाद भी पैसे नहीं दे रहा है, इन दोनों घटनाओं में देखिए भुखमरी किस तरह से लोगों की चिंता बढ़ा रही है। उदय जी, मैं पहले अलीगढ़ का सवाल ही लेता हूं। अलीगढ़ के सवाल में मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि ये विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। आपने अभी सारे जितने अधिकारी थे उनकी बात आपने सुनाया। मेरी व्यक्तिगत बात हुई वहां के डीएम साहब से, उन्होंने जो डिटेल बताया कि उसको प्रधानमंत्री आवास का मकान दिया हुआ था, उसका बड़ा बेटा राजगीर था, राजमिस्त्री का काम करता था। उन लोगों ने अपना ना राशन कार्ड बनवाया था ना आधार कार्ड बनवाया था। पूछने पर पता चला कि आवश्यकता नहीं पड़ी। जबकि प्रदेश सरकार का अंत्योदय योजना से लेकर सब कुछ योजनाएं चल रही हैं। अगर कोई ये इसमें जब शामिल ही नहीं रहेगा तो सरकार क्या करेगी उसका? जैसे ही प्रशासन को पता चला, सारे सक्षम अधिकारी वहां पर उसके घर गए, उन लोगों को भर्ती कराया, अस्पताल में इलाज चला।
उसके बाद उनको 4,000 रुपए का, अभी डीएम साहब ने कहा कि हमने 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का जो भी सहायता ग्राम प्रधान से था वो दिलवाया। उसके बाद उसका राशन कार्ड बनवाया गया तुरंत ऑफलाइन। उसके बाद तुरंत उनका आधार कार्ड बनवाया गया। अंत्योदय योजना में उनको शामिल किया गया। लड़के को उसके जो है श्रम विभाग में पंजीकृत कराया गया। तो सारी सुविधाएं उनको जो भी हो सकता था उनको दिया गया। तो इसमें सरकार की क्षमता कहां से आ गई है? दूसरा आप आइए, बुलंदशहर की बात मैं कर रहा हूं। हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में लाखों और करोड़ों ठेकेदार हैं। विभाग में पैसे की कोई किल्लत नहीं है। आज मेरी वहां के मुख्य अभियंता से बात हुई, अधीक्षण अभियंता से बात हुई। जितेंद्र अग्रवाल वहां के उनके अधीक्षण अभियंता हैं। उन्होंने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में पैसे की कोई किल्लत नहीं है, किसी ठेकेदार का हमारे यहाँ कोई बकाया नहीं है। उसके बाद भी अगर कोई ठेकेदार पैसा अगर अपने मजदूरों को नहीं देता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं है। हाँ, अगर वो मजदूर प्रशासन के पास आकर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको इंसाफ दिलवाए, उनको पैसा दिलवाए और ऐसे ठेकेदार को सजा दिलवाने का भी काम। एसडीएम से शिकायत की है उन्होंने, पत्र दिया है, शिकायत दी जी, तो मिलेगा उनको पूरा न्याय मिलेगा। मैं सुन रहा था अभी आपके एसडीएम साहब की बात, जो त्रिपाठी जी अभी बोल रही थी, मैंने सुना उसको पूरा, जबकि मैंने पूरी खुद स्वयं अपनी तहकीकात की और मेरी इनके अधीक्षण अभियंता और चीफ इंजीनियर सबसे मेरी बात हुई। लेकिन जब इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, संजीव जी आपसे सवाल है कि भूखमरी को लेकर जो ग्लोबल इंडेक्स की तरफ से जो हंगर इंडेक्स है, जब उसकी रिपोर्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति दयनीय सामने आती है। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं आप? एक तरफ हम भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, और एक तरफ हमारे ही देश, हमारे ही प्रदेश में लोग भूख से मर रहे हैं। इन दोनों के बीचों के लिए बहुत बड़ा विषय अंतर, बहुत बड़ा विषय अंतर इसलिए है कि या तो सरकार झूठ बोल रही है पूरी तरीके से, जनता को सिर्फ पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहती है, जमीन पे उतर के काम नहीं करना है। सरकार को नहीं मालूम कि उसके जो नागरिक है, उसकी जो जनता है, वो आप त्राही त्राही कर रही है। सरकार अपने में ही आत्ममुग्ध है पूरी तरीके से। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, आप क्या बनाने चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हो और क्या बनता चला जा रहा है, इसके बीच में स्वयं सरकार को पहले तो आत्मचिंतन करना कि क्या हो क्या रहा है। इससे बड़ा कभी दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि पूरे प्रदेश के अंदर कोई भूख से मर जाए। अगर भूख से मर रहा है तो इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य। अगर वो नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाह रही है तो फिर इनको 1 मिनट भी सत्ता पर रहने का अधिकार है। क्योंकि अगर कोई भी प्रदेश से कोई भी आदमी आता और सरकार की व्यवस्था को, सरकार के लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि कहाँ पर गरीब मजदूर हमारे हैं, और वो जिस भी ठेकेदार के अंदर में वो ठेकेदार से क्या काम ले रहा है, ये निश्चित रूप से स्थानीय जो प्रशासन है उसको मालूम रहता है। ये बात है कि उसको मालूम रहता है कि किस भट्ठे पे, किस फैक्ट्री में या किस एरियाज में वहां से आए, बाहर से लाए गए मजदूर हैं और लाए जा रहे हैं लगातार, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है या उनके माध्यम से उनको बंधुआगिरी कराई जा रही है, बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। लेकिन सरकार के लोग पूरी तरीके से आंख बंद किए बैठे, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जिसमें बाहर से लोग मजदूर लाए जाते हैं, उनको कम पैसा दिया जाता है और एक उनको इतना पैसा तक नहीं दिया जा रहा है कि वो वापस भाग के अपने घर जा पाए। इस कारण आज ये व्यवस्था मतलब पूरी तरीके से डामाडोल है और सरकार को इसमें बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। उन सारे अधिकारियों को दंडित करना चाहिए, उस ठेकेदार को, और अकेले अलीगढ़ की बात में नहीं कर रहा, मैं पूरे प्रदेश में स्थिति यही है। आप किसी भी भट्ठे पे चले जाइए, ईट भट्ठे की किसी भी भट्ठे पे आप चले जाइए, आपको बंधुआ मजदूर वहां मिलेंगे। आप किसी भी जिले में उस पर चले जाइए। बंधुआ मजदूरी पे लौटेंगे संजीव जी, बंधुआ मजदूरी पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच बातचीत करने के लिए डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, एमएलसी हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका मानवेंद्र जी टीवी 100 पर। धन्यवाद। क्या चल रहा है अलीगढ़ में? अलीगढ़ में ठीक है, अपना एक परिवार के बारे में जानकारी मिली थी कि कहीं उन्हें परेशानी है। तुरंत जैसे ही जानकारी मिली
उनको अंत्योदय कार्ड की भी व्यवस्था हुई है, और उज्ज्वला गैस योजना की व्यवस्था उनको हुई है, आवास उनके पास है, श्रम विभाग में उनका पंजीकरण कराया है। तो ऐसी स्थिति में हमारी संस्था है, समर्पण संस्था है, हैंड्स फॉर हेल्थ संस्था है, उन्होंने भी परिवार को गोद लेने की कहा है। एक्चुअल में इनके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई थी और खुद भी बीमार थे, पड़ोस में भी किसी को जानकारी नहीं थी, उसके कारण से ये सारी उनके सामने समस्या आई। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सजग है। 24.5 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना परिवार मानते हैं, और परिवार मानने के कारण से ही आज जब कोरोना के समय पूरे उत्तर प्रदेश के राजनेता वो घरों से नहीं निकल रहे थे, तब योगी आदित्यनाथ जी गली गली घूमकर और कोरोना पीड़ितों की वह देखभाल कर रहे थे और उनका जानकारी प्राप्त कर रहे थे। 29 प्रदेश के राज्यों में तो काम कर रहे हैं प्रदेश में, गली गली जाकर, हर जगह पर जाकर, जहां जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो देख रहे हैं। लेकिन जिले के डीएम क्या कर रहे हैं? 10 दिन से कहा जा रहा है कि परिवार भूखा था। ऐसी किसी ने जानकारी नहीं दी। 24 घंटे के अंदर ही उनके सारी तो ग्रामीण कह रहे हैं वहाँ के कि 10 दिन से परिवार भूखा था, वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं जी। नहीं 10 दिन से, अगर स्थानीय लोगों के ऊपर तो बड़ी शर्मिंदगी होगी कि उनको मालूम है 10 दिन से भूखा और उन्होंने उनको भोजन नहीं दिया। उन्होंने न प्रशासन को अवगत कराया न उनको भोजन दिया। तो ये तो बहुत शर्मनाक स्थिति उन पड़ोसियों की है। जैसे ही सरकार के ध्यान में आया, सरकार ने तुरंत उनको सारी व्यवस्थाएं करके दी हैं। 29 राज्यों में से केवल उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ ना तो वैक्सीनेशन की कोई समस्या आई है, न कहीं ऑक्सीजन की इतनी बड़ी समस्या आई, और कोरोना में भी नंबर 1 उनका जो है जो मैनेजमेंट रहा है। और केवल भारत सरकार ने ही नहीं, WHO ने भी और संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी उनके प्रयासों की सराहना हुई है। तो ऐसी सरकार न पहले कभी आई न कभी आएगी। तो ऐसे ही सरकार को पुनः एक बहुत बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी के आशीर्वाद से सरकार बनने वाली है। ये लोग जो लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, देखिए सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं ये तो जनता 2022 में तय कर देगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जब 10 दिन से परिवार भूखा था तो जिले के डीएम क्या कर रहे थे? आखिर क्यों उन्हें इस बात का संज्ञान नहीं था? क्योंकि वो तो उनकी जिम्मेदारी होती है पूरे जिले की। ऐसे में कोई भी एक व्यक्ति, कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक अगर तमाम योजनाएं पहुंचे तभी उस योजना का लाभ हर व्यक्ति तक माना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का। उस क्रम में उत्तर प्रदेश की सरकार लगी है। 1 सेकंड भर भी नहीं होती अगर कहीं से कोई जानकारी मिलती है। पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन 24 घंटे सेवा ही संगठन मानते हुए यही इसी प्रयास में लगे हैं। और आप देखेंगे अगर कहीं कोई पड़ोसी को किसी कारण से दिक्कत आती है, एक कॉल मात्र से उनकी सारी समस्याओं का समाधान योगी आदित्यनाथ जी के प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया टीवी 100 को समय देने के लिए। लेकिन संजीव जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जब हर व्यक्ति तक योजना पहुंच रही थी तो कैसे ये परिवार भूखा रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? अश्वनी जी आपके पास आएंगे, संजीव जी से सवाल है। क्या बातें वो कह रहे हैं ये पंडित दीनदयाल जी का सपना था। मैं मानता हूँ उसका सपना पूरा होना चाहिए, लेकिन सपना ही बना रहा उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से। आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ उनके मोहल्ले के जो लोग थे, जो ग्रामीण थे, उनकी जिम्मेदारी। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, लाखों प्रशासन के अधिकारी, पूरा कैबिनेट, सारे लोग लगे हुए। ये सारे लोग लगे होने के बावजूद भी अलीगढ़ में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट जाती है, एक परिवार के लोग भूख से मर जाते हैं। तो ये लोग कहाँ लगे हुए, ये समझना पड़ेगा कि ये लोग लगे कहाँ हुए। या तो वो झूठ बोल रहे हैं पूरी तरीके से कि हमारे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा तो कुंबा लगा हुआ है, पूरा कैबिनेट लगी हुई है, मुख्यमंत्री जो लगे स्वयं लगे हुए हैं। और या फिर ये लोग जो मर रहे हैं इनकी जिम्मेदारी इनके पड़ोसियों की इन्होंने डाल। आप समझिए, इन्होंने जिम्मेदारी किसको दी? इन्होंने प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं दी। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम डीएम के कार्रवाई कराएंगे।
जिलाधिकारी की पूरी जिम्मेदारी थी, तो स्थानीय एसडीएम की पूरी जिम्मेदारी थी, लेखपाल की जिम्मेदारी होती, ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती, लेकिन इन्होंने जिम्मेदारी किसकी दे दी? उनके पड़ोसियों की जिम्मेदारी। इससे बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण बयान इनका क्या हो? अश्विनी जी ठीक है, संजीव जी लौटेंगे। अश्विनी जी, वाकई में ये स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी है? देखिए पूजा जी, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो अभी हमारे नेता जो कह रहे थे उन्होंने सच कहा प्रैक्टिकली। बाकी भाषण देने के लिए तो हमारे सपा नेता बैठे हैं यहाँ, वो भाषण देंगे और हर काम का विरोध करेंगे, उनका काम है। सच्चाई ये है कि जिम्मेदारी किसकी है? मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय लोगों की है या फिर जिले के डीएम की? मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैंने कहा ना कि अगर प्रथम दृष्टया अगर आपके और मेरे घर में कोई दिक्कत होगी तो वो पड़ोसी अपना एक पड़ोसी धर्म निभाते हुए उसको दूर करने की बात करेगा, और उसके बाद अगर हम नहीं उसी स्थिति में हैं तो वो जो नजदीकी उपलब्ध ग्राम प्रधान, लेखपाल जो उसके संपर्क में होगा उसको वो सूचित करने का काम करेगा। वहां से सरकार की जिम्मेदारी चालू हो जाती है। जिम्मेदारी तो सरकार की है, किसी को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा। लेकिन एक हमारे एमएलसी साहब के जो कहने का मतलब था उसका तुरंत भ्रमित करके एक दूसरा पेश कर दिया हमारे सपा नेता ने लच्छेदार भाषा में अपने। लेकिन पहले सर्वप्रथम आपकी चीजों को अगर घर से बाहर निकलना है तो आपको बताना पड़ेगा। वो आपका रिश्तेदार बताएगा, वो आपका पड़ोसी बताएगा, वो आपका भाई बताएगा। जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कुछ की अगर गलत कह रहा हो तो आप बता दीजिए मुझसे। सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जब तक संजीव जी, जब तक कोई उन्हें जानकारी नहीं देगा तब तक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं अश्विनी जी? अगर एसडीएम को सूचना थी और पत्र दिया गया था तो उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है इनके द्वारा, इनके सरकार के द्वारा, ये इनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्या एसडीएम को जानकारी थी या एसडीएम की जानकारी थी। अगर एसडीएम को जानकारी थी इस बात की, उसके बावजूद भी किसी भी तरीके की उनको कोई सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई, तो उसके लिए जितने भी लोग जिम्मेदार थे, पूरा प्रशासन के जो भी जिम्मेदार लोग थे, और अगर एसडीएम को जानकारी नहीं थी तो निश्चित रूप से ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी थी। ग्राम प्रधान ने क्या अपनी जिम्मेदारी निर्वहन किया? क्या जो और वहां पे स्थानीय प्रशासन के लोग जो रहते हैं, गाँव प्रधान के आशा बहू रहती है, नीलम रहती है, और भी लोग रहते हैं, शिक्षा मित्र रहता है, या और बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे, उन्होंने क्या अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने की कोशिश की या कुछ भी नहीं करने की? या जैसे भी एक बात अभी कहते थे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घूम रहे, क्या उनको जानकारी थी? अगर किसी को जानकारी नहीं थी तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन अगर इनमें में से किसी को भी जानकारी थी और उसके बावजूद भी अगर किसी आदमी की भूख से मौत होती है तो इससे बड़ा असंवेदनशील स्थिति कोई है। और ये तो वो घटना है जो सामने आ गई। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बहुत सारे घटना। वही मैं आपसे बात अभी कर रहा था, जो बधवा मजदूर की मैं आपकी बात कर रहा था, वहां की स्थितियां भी लगभग ऐसी है। आप कहीं पर भी चले जाइए, उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, उनको ठेकेदार इतना पैसा नहीं देता है जिससे वो अपने घर भी वापस जा पाए, और चूंकि स्थानीय संबंध नहीं होते उनके साथ में, इसलिए वो बेचारे घुट घुट कर अपना जीवन उस ठेकेदार के कारण उसमें काम में अपना जीवन खपा रहे हैं। ऐसी पूरे प्रदेश के अंदर स्थितियां बनी, और स्थितियां इसलिए बनी हुई है कि इन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, इन पर कभी कोई काम नहीं करनी। एकदम यही बात याद रखिएगा संजीव भाई। वो होता है बड़ा ठेकेदार है, वो कहीं न कहीं सत्ता को अपने साथ। ठीक है अश्विनी जी, अगर इसी तरीके से हालात रहेंगे तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन पाएगा? जिस तरीके की बातें कही जाती है कि उत्तम प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश। पूजा जी देखिए, कहीं हालात खराब नहीं है, हालात एकदम बेहतर है और सरकारें बहुत मजबूती से काम कर रही हैं। और आज की ये घटना है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि प्रधान को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है, क्या कुछ नहीं किया गया? अरे भाई, बिना पता लगे उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसका अंत्योदय कार्ड बनवाया गया, उसका 5,000 रुपए प्रधान से दिलवाया गया। 10 दिन के बाद हुई है, 10 दिन तक जब वो परिवार पूजा जी बातों को आप भी वो कर रही है जी। 10 दिन के पहले क्या सपा के नेता जो यहाँ भाषण दे रहे हैं क्यों नहीं चले गए? 10 दिन के पहले इनको अगर पता लग गया था तो
उसका एक सिस्टम होता है पूजा जी। अब व्यवहारिक बातें आप लोग भी मत किया कीजिए। भूख सिस्टम नहीं देखती है। अरे व्यवहारिक बात इसमें क्या है? इसमें व्यवहारिक बात क्या है? 10 दिन तक एक जिले की जिम्मेदारी जिसे दी जाती है, उसे यही नहीं पता कि उसके जिले में क्या हो रहा है, फिर वो डीएम क्या कर रहा है। अगर उसे यही नहीं पता कि उसके जिले में क्या चल रहा है, कोई बच्चा भूखा तो नहीं मर रहा है, किसी परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, खास तौर पे कोरोना काल में। अश्विनी जी, कोरोना का समय चल रहा है, ऐसे में जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हर घर तक राशन पहुंचाने की बात की जा रही है, लोगों को तमाम योजनाएं पहुंचाने की बात की जा रही है, ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि कोई जानकारी मिलेगी तब करेंगे? पूजा जी, आपके पास अगर दे दिया जाए, आपके यहाँ 70 लोग काम करते हैं, उसमें एक का आई कार्ड नहीं बना हुआ है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि आई कार्ड बनाइए, एंट्री दें? हम नहीं देंगे। आप डिजिटल एंट्री आपके यहाँ होती है, नहीं मिलेगी। तो न तो उसने अपना आधार कार्ड बनवाया, न उसने राशन कार्ड बनवाया। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम राशन कार्ड ढूंढ के बनवा देंगे उनका। ये जब शासन को पता चला, एक दिन के अंदर उनका अंत्योदय कार्ड बना, श्रम विभाग पर रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद उनका आधार बनवाया गया। तो शासन को जब पता चला, प्रथम क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान के नीचे गांव के चौकीदार होते हैं, ये लोग सूचना पहुंचाते हैं, और उनसे पहले पड़ोसी होते हैं। इस तरीके से भ्रम फैलाने का सारा ठीकरा पड़ोसियों पर ही फोड़ दीजिए कि पड़ोसियों ने नहीं बताया, पड़ोसियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा क्योंकि उन तक तो खबर ही नहीं पहुंची। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही बरकरार है कि ऐसे न जाने कितनी घटनाएं होंगी जो अभी तक कैमरे के सामने नहीं आ पाई हैं, क्योंकि जो घटनाएं सामने आ जाती हैं उन पर कार्रवाई कर ली जाती है, लेकिन जो घटनाएं सामने नहीं आ पाती, और यही वजह है कि अभी भी भारत की स्थिति कोरोना काल में भी दयनीय बनी हुई है। भूख से न जाने कितने लोगों की रोजाना जान जा रही होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर उनकी तरफ ध्यान कब और कौन देगा, क्योंकि दावे और वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन उन वादों की पोल इस तरीके की घटनाएं सामने आने के बाद खुल जाती हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।